Good morning, students. So today is our first lecture of data science. So now we are going to start unit number 1, and before that we just understand what is data science and definition of data science, which is very basic definition. So what is data science? The data science is the field of study that combines the domain expert programming skills, knowledgeable of mathematics and statistics to extract meaningful insight from the data. Data science practices are apply machine learning algorithms to number, text, images, video, audio and more to the produce an artificial intelligence system to perform tasks that ordinarily require human intelligence. So what is data science? So basically what is data? The data is nothing but the information about specific object. ओके सो द ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहती है लाइक उसके स्पेसिफिकेशन. मोबाइल है तो फिर उसका कैमरा, देन उसका डिस्प्ले, उसकी साइज़, ये जो सारे इन्फॉर्मेशन रहती है दैट्स कॉल्ड डेटा. और डेटा जो रहता है ये कलेक्शन रहेगा. ये जो कलेक्शन आता है ये रिव्यूज़ थ्रू आता है. तो आप लोग जितना वो प्रोडक्ट को यूज़ करोगे उसके बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डेटा रहता है और उसके ऊपर हम लोग फिर प्रोसेसिंग करते हैं. दैट इज़ डेटा साइंस. तो डेटा साइंस इज़ बेसिकली क्या होता है? द डेटा साइंस इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक डेटा. तो जो आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है कि सपोज़ आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक वेबसाइट बनाने के लिए बोले हैं कि उनके वेबसाइट उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर अपने कॉलेज के लिए आपको बोला गया है कि आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है. ओके, तो वो वेबसाइट जो रहेगी कॉलेज सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट बताएगा कि वी वांट दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इंक्लूडिंग दिस टाइप ऑफ पेजेस. ओके, तो वो जो पेजेस रहेंगे और वो जो वेबसाइट रहेगी उसको आप लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का काम करोगे. दैट इज़ डेटा साइंस. बिकॉज आप लोग ये सोचोगे कि ये जब वेबसाइट कोई स्टूडेंट इसको ओपन करेगा तो वो उसको अट्रैक्ट करना चाहिए. वो वेबसाइट उसको देख के उसको और फील होना चाहिए कि वेबसाइट के बारे में मैं और स्टडी करूँ और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताऊँ. सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी बिहाइंड द डेटा साइंस. तो डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो डेटा के ऊपर आप लोग स्टडी करके उसका और मीनिंगफुल डेटा निकालते हो वो सेम डेटा की तरफ से और उसके ऊपर एक न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो. दैट इज़ डेटा साइंस. ओके, तो डेटा साइंस में डेटा कुछ बहुत सारे तरीके का हो सकता है. लाइक आपका वीडियो है, आपकी इमेजेस है, देन टेक्स्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे आप लोग यूट्यूब पे वगैरह देखो वीडियोस लोग अपलोड करते हैं, डेली व्लॉग अपलोड करते हैं और वो जो डेली व्लॉग रहते हैं उसके ऊपर और जो दूसरे यूट्यूबर्स रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं. आप लोगों ने ऐसे तरीके के यूट्यूबर्स को भी देखा होगा कि जो ओरिजिनल व्लॉग उनका बनाते हैं, अपलोड करते हैं और दूसरा जो यूट्यूबर रहता है वो सेम व्लॉग के ऊपर रिएक्ट करता है. ओके, तो वो उसकी स्ट्रैटेजी है उसके वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाने की और वो जो स्ट्रैटेजी रहती है उसको डेटा साइंस बोलते हैं. Okay, then why data science is important? More and more companies are coming to realize the importance of data science, AI, that is artificial intelligence and machine learning. Regardless of industry or size, organization that wish to remain a competitive in the age of big data need to efficiently develop and implement the data science capabilities or risks behind the left. तो basically data science important क्यों है? बिकॉज़ अभी ऐसा है कि हर कोई जो है बिज़नेस में अपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ लगाता है. मार्केट में टिके रहने के लिए आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ही परचेज़ करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो आपका जो मोबाइल रहेगा वो मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहता है. फिर वो अमेज़ॉन पे रहेगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर रहेगा और भी बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर वो सेम मोबाइल अवेलेबल रहेगा. बट आप लोग क्या चूज़ करते हो? वो मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, उसका रेटिंग, उसके रिव्यूज़ देख के फिर आप लोग ट्रस्ट करते हो एक वेबसाइट के ऊपर और फिर आप लोग वही वेबसाइट से जो है मोबाइल को परचेज़ करोगे. ऐसे नहीं कि आप लोग फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करोगे, अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करोगे और जिसका पहले आएगा उसका परचेज़ कर लिया, जिसका लेट आया उसको रिटर्न कर दिया. हम लोग ऐसे नहीं करते. हम लोग कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम लोग वो वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं कि अच्छा ये वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट आते हैं वो सारे जेन्युइन रहते हैं, वो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जेन्युइन रहते हैं. सो आई कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम दिस साइट ओनली. तो ये जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है जो कंपनी की तरफ से किया जाता है इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी लगी रहती है और वो डेटा साइंस रहता है.
कि एक मीनिंगफुल डेटा, एक जो डेटा रहता है उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकलता है और उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ओके, और इसको अगर हम लोगों को डिटेल में देखना है तो सपोज़ देखो, मैं एक मोबाइल सर्च कर रही हूँ, मुझे एक मोबाइल ख़रीदना है। मेरे पास जो मोबाइल मुझे परचेस करना है उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरा बजट इतना है कि मुझे 10,000 तक का मोबाइल लेना है और उसके कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका डिस्प्ले ये तरीके का होना चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अमेज़न के वेबसाइट पे ऐसे कुछ सर्च करती हूँ कि मोबाइल अप टू 10,000, तो मुझे बहुत सारे लिस्ट आती है। लिस्ट आने के बाद मुझे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं कि यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। ओके, बहुत सारे सजेशन देखने के बाद मैं क्या चूज़ करूँगी कि जिसका रेटिंग हाई रहेगा मैं वही मोबाइल को सबसे पहले चेक करूँगी। ठीक है, तो अगर सपोज़ ये मेरा मोबाइल अगर ओपन होता है, ये मोबाइल ओपन होने के बाद मैं सबसे पहले इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखूँगी, कितना रैम है, कितना जीबी है। देन उसके बाद मैं देखूँगी इसका रेटिंग। ओके, तो इसके ऊपर रेटिंग आप लोग देख सकते हैं कि 4 रेटिंग है इसका। तो मैं और इसको और डिटेल में देखना चाहती हूँ कि इसके रिव्यूज़ क्या हैं, बिकॉज़ मुझे 10,000 इसके अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से रीड करूँगी, उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सब मैं देखूँगी और उन सब के स्पेसिफिकेशन भी चेक करूँगी। देन उसके बाद भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि मुझे नहीं, कुछ कमी लग रही है या फिर मुझे कुछ डाउट आ रहा है, तो मैं सबसे बेस्ट क्या करूँगी, जो रिव्यूज़ रहेंगे मैं उसको रीड करूँगी, राइट। तो ये जो रिव्यूज़ रहते हैं, ये जितने भी लोग इसको परचेस करते हैं फिर वो उसके अंदर रिव्यूज़ लिखते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसका रैम अच्छा है, एक्सेट्रा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 9,000 के ऊपर लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो मैं एक मोबाइल लेने के लिए इतने सारे रिव्यूज़ को नहीं रीड करूँगी, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो मैं इसके लिए सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या रहता है कि मैं डायरेक्टली मोबाइल की जो है रेटिंग चेक करूँ। ठीक है, रेटिंग चेक करने के बाद मुझे आइडिया आएगा कि इसका जो रेटिंग है वो 4 है। ओके, रेटिंग 4 है, इसका मतलब इसका कैमरा, देन इसका डिस्प्ले सही रहेगा। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो 94,000 के ऊपर लोगों ने जो कमेंट किया है वो एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन से जो अमेज़न का सर्वर है उसने एक एवरेज इन्फॉर्मेशन निकाली है कि कैमरा के लिए रेटिंग क्या है, देन उसके डिस्प्ले के लिए रेटिंग क्या है, उसके रैम के लिए रेटिंग क्या है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी कमेंट्स आते हैं वो सब अमेज़न का सर्वर रीड करता है और वो एक इन्फॉर्मेशन से मीनिंगफुल डेटा वो क्रिएट करता है विच इज़ रेटिंग। ठीक है, तो ये जो रेटिंग रहती है फिर वो रेटिंग बताएगा कि कैमरा की रेटिंग कितनी है अलग से, रैम की रेटिंग कितनी है अलग से। तो ये क्या रहता है, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। अभी ऐसे कि इसके अंदर डिसएडवांटेज भी रहेंगे ये मोबाइल के, ठीक है, बट सर्वर ने क्या शो किया है यहाँ पे 4 रेटिंग, तो कस्टमर इससे क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है, ये एवरेज इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कि इसके अंदर कुछ चीज़ गलत है। ये जो 4 रेटिंग आई है ये क्या है, एवरेज रेटिंग है। जो 9,000 लोगों ने कमेंट किया है उसमें से एवरेज निकाल के फिर ये रेटिंग दी गई है। तो इसके ऊपर जो काम होता है, इसके ऊपर फिर कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा कि अच्छा ये मोबाइल को 4 रेटिंग है तो मैं यही परचेज़ करूँगा। देन उसके बाद जो कंपनी रहेगी वो कंपनी के पास जितने भी लोगों ने मोबाइल को परचेज़ किया हुआ है उन सब की डिटेल्स रहती है। तो वो चेक करेंगे कि कौन से स्टेट से ज़्यादा परचेज़ हुआ है। तो उन लोग वो जो डेटा आएगा उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि ये वाले सपोज़ बॉम्बे से ये रियल MI के 9 मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा परचेस हुआ था। तो वो जब नेक्स्ट उनका प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले वो बॉम्बे में लॉन्च करेंगे, फिर दिल्ली में लॉन्च करेंगे। तो इस तरीके से फिर जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन निकलती है उसके ऊपर मार्केट की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और इसको डेटा साइंस बोलते हैं। ओके, आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि डेटा साइंस क्या रहता है। तो डेटा साइंस इज़ नथिंग बट द प्रिडिक्शन फॉर द मार्केट और मार्केट स्केल। जो प्रिडिक्शन लगाया जाता है उसके ऊपर स्टडी किया जाता है टू अट्रैक्ट कस्टमर, और उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स आना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स रहते हैं जिसके थ्रू आप लोग एवरेज डेटा निकाल सकते हैं। तो इस
पूरे इन्फॉर्मेशन जो निकलती है उसके ऊपर बहुत सारे एल्गोरिदम अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक के फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन एक निकलती है, फिर उसके ऊपर स्ट्रैटेजीज़ बना के कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। और सभी ऑर्गेनाइजेशन नाउ डेज़ यही करते हैं, बिकॉज सबको मार्केट में रहना है। एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस कस्टमर के पास रहते हैं, तो अगर कस्टमर को आपके पास लाना है तो आपको इसी तरीके की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा, और इसको डेटा साइंस बोलते हैं। नाउ द टॉपिक इज़ रैपिड इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम फैक्ट्री, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? तो इकोसिस्टम मीन्स व्हाट, कि एक ऐसा प्रोडक्ट है या फिर एक ऐसा सपोज़ एक प्लांट है, वो प्लांट के ऊपर आप लोग मल्टीपल प्लांट्स जो है डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी फूड हमारे लिए अवेलेबल रहता है, तो वो सिर्फ जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर फार्मर ने अगर ये प्लांट्स लगाए नहीं या फिर हमें फ्रूट्स मिले ही नहीं, तो हम लोग नहीं खा सकते। तो ये जो डिपेंडेंसी रहती है एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, देन रैपिड इंफॉर्मेशन फैक्ट्री इकोसिस्टम यानी RIF। रैपिड इंफॉर्मेशन यानी जो इंफॉर्मेशन आपको बहुत फास्टली अवेलेबल होती है। तो रैपिड इंफॉर्मेशन फैक्ट्री यानी क्या, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली और फास्ट वे में कलेक्ट होती है विद द इकोसिस्टम, और इन इकोसिस्टम, उसको रैपिड इंफॉर्मेशन फैक्ट्री इकोसिस्टम बोलते हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स रहते हैं। तो ये कि सपोज़ आपको कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और वो प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या रहेगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से जाएगा, इसको चेक करने के लिए आप लोग मार्केट का सर्वे करोगे। उससे जो आपको रैपिडली इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो डिपेंडेंट रहेगी कि मार्केट की स्टेटस क्या है अभी, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने में बेचा जाएगा, देन उसका कितना सेलिंग होगा। ये जो स्ट्रैटेजी सारे हम लोग बनाते हैं, वो इकोसिस्टम, मैंने एक स्टेप हो गया, फिर उसके ऊपर दूसरा स्टेप डिपेंडेंट है, फिर तीसरा स्टेप डिपेंडेंट है, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और रैपिड इंफॉर्मेशन फैक्ट्री यानी जो भी आप लोग पैरेलली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो या फिर उसको सर्च करते हो, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत इजीली और फास्ट आते हैं, उसको RIF बोलते हैं। Okay, the rapid information factory system is a technique and tools which is used for processing the data in the development. The rapid information factory is a massive parallel data processing platform capable of processing theoretical unlimited size of data set. तो जितने वे से आपको डेटा अवेलेबल होगा, अगर आप लोग मार्केट सर्वे कर रहे हो, तो जितने वे से आपको डेटा अवेलेबल होगा, आप वो पूरा डेटा कलेक्ट करोगे और उसके ऊपर इकोसिस्टम अप्लाई करोगे। जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर आप लोग स्ट्रैटेजी बनाओ। देन द रैपिड इंफॉर्मेशन फैक्ट्री प्लेटफॉर्म सपोर्ट द 5 हाई लेवल लेयर्स। तो इसके अंदर कुछ लेयर्स रहते हैं, लेयर्स यानी फेजेस, कि ये फेजेस के अंदर जो है आप लोग काम करोगे और फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आउटकम्स में आएगा। सो नंबर 1, functional layer. The functional layer is a core processing capability of the factory. Core functional data processing methodology is RAPTOR framework. तो फंक्शनल लेयर यानी जो आपकी मेन कोर प्रोसेसिंग रहती है। कोर प्रोसेसिंग यानी आपके सिस्टम का मेन पार्ट, आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसके फंक्शनलिटीज़ के बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से प्रोसेसिंग कर सकते हो। दैट इज़ फंक्शनल लेयर। देन नेक्स्ट लेयर इज़ ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेयर, ऑडिट बैलेंस कंट्रोल लेयर एंड यूटिलिटी लेयर। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेयर यानी कि जो स्ट्रैटेजीज़ आप लोग बनाओगे आपके प्रोडक्ट के लिए, उसके ऊपर प्रॉपरली ऑपरेशंस होने चाहिए, आपका मैनेजमेंट, आपका जो टीम वर्क है वो सही होना चाहिए, और उसके लिए आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आपको बैलेंस एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी आपको सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली ध्यान देना है कि आपका ऑडिट प्रॉपरली रहे, आपका टीम वर्क प्रॉपरली रहे, आपका मार्केट सर्वे जो है वो एक्सट्रीम रहे, इससे आपका जो आउटकम निकलता है वो सही रहेगा, आपके जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनेंगे वो करेक्ट बनेंगे। देन यूटिलिटी लेयर, कॉमन कंपोनेंट सपोर्ट द अदर लेयर्स, मेंटेन्स यूटिलिटी, डेटा यूटिलिटी एंड प्रोसेस यूटिलिटी।
तो यूटिलिटी लेयर्स यानी मेंटेनेंस, आप आपके प्रोडक्ट का किस तरीके से मेंटेनेंस करोगे। देन डेटा यूटिलिटी यानी आप लोग इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर करोगे, कि सपोज़ आपका जो मार्केट सर्वे निकल के आया है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च करना है, तो वो जो डेटा रहेगा उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको, सपोज़ इसमें से 50% इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी यूज़ हो गई आपके इस वाले प्रोडक्ट के लिए, और जो बची हुई 50% इन्फॉर्मेशन है उसका फ़िलहाल ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वो इन्फॉर्मेशन जो मार्केट से निकल के आई है आप लोग उसको डिलीट करोगे, नहीं, आप लोग उसको स्टोर करके रखोगे ताकि आप लोग उसको आगे कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए वगैरह इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ डेटा यूटिलिटी। अगर इसका एग्जांपल आपको लेना है कि सपोज़ वोट वगैरह रहते हैं हमारे यहाँ पे, जब भी वोटिंग वगैरह होती है तो लोग अलग अलग पार्टीज़ के जो लोग रहते हैं ना वो ऐसे अजम्पशन करते हैं कि मुझे ये एरिया से इतने वोट मिलेंगे, मुझे ये एरिया से इतने वोट मिलेंगे, इस तरीके से अजम्पशन करते हैं। देन एक्चुअल में जो वोटिंग होती है तो वो जो वोट निकल के आते हैं तो उनका जो अजम्पशन रहता है कि ये एज के ग्रुप वालों ने मुझे ज़्यादा वोट किया है, ये एज वाले जो ग्रुप रहेंगे इन लोगों ने मुझे कम वोट किया है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो लोगों ने उनको वोट नहीं किया था उनके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि पहले जिन लोगों ने किया था वो तो अल्टीमेटली करने ही वाले हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किया था तो उनके ऊपर फोकस करेंगे और उनका जो वोट है वो अपने पास लेके आएंगे। तो वो डेटा को वेस्ट नहीं करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। दैट इज़ डेटा यूटिलिटी। प्रोसेसिंग यूटिलिटीज़ यानी जो इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग प्रोसेस करोगे, जो स्ट्रैटेजीज अपनाओगे वो प्रोसेस यूटिलिटी रहती है। नेक्स्ट इज़ बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर नाम से ही आपको समझ में आएगा कि जिसके अंदर आप लोग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों रिक्वायरमेंट बिठाते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट की भी फंक्शनलिटी और नॉन फंक्शनल्स यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो बिज़नेस आप लोग क्रिएट करोगे उसको बिज़नेस लेयर बोलते हैं। तो इस तरीके से रैपिड फायर के अंदर टोटल 5 लेयर्स रहते हैं: बिजनेस लेयर, यूटिलिटी, ऑडिट, बैलेंस, कंट्रोल लेयर, ऑपरेशनल लेयर एंड फंक्शनल लेयर। ठीक है, आई होप आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इन केस एनीवन हैविंग एनी डाउट देन मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।